हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, दर्पण के सामने किसी वस्तु किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण जो किस प्रकार का दर्पण होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा या तो दर्पण समतल होगा या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। 2 नंबर सवाल कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। कहता है प्रकाश की किरणें किसे गमन लगता है चलना, प्रकाश की किरणें कैसे चलती है तो इसका सही जवाब हो जाए सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये मान के चलते ये दर्पण है, ये क्या हो गया आपतन रेखा हो गया यानी आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो आने वाली रेखा यानी कि प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं और पर यहाँ पे यानी किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर होता है यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो है किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है या 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। अगला सवाल को देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। यदि दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का जो है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को अगला सवाल है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा एवं हासित। अगला सवाल को देखेंगे। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है ये दर्पण सूत्र है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। कार अग्रदीप क्या बोलते हैं हेडलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं अग्रदीप बोलते हैं। गाड़ी का हेडलाइट में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। कहता है किस दर्पण का उपयोग जो है पीछे देखने के लिए जो किया जाता है तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। तो गाड़ी का साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है
नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो बीम की दूरी क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसका होता है धनात्मक और अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल का क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस वाला। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत चिकित्सक, दांत का जो डॉक्टर जो है, किस दर्पण का उपयोग जो है मरीज का जो दांत को बड़ा दिखाने के लिए करता है? तो इसका सही जवाब हो जाए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो डॉक्टर दांत का जो है जांच करता है। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन की जरूरत है। तो किसकी मापन की जरूरत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीच के दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलीय दर्पण का व्यास होता है वक्रता। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का व्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाए प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस 16 सेंटीमीटर जो है उत्तल दर्पण की, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये इसका फोकस दूरी है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कहता है हजामत यानी नाई जो है, हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाए अवतल दर्पण। नाई जो है हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कहता है गोलीय दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिश्ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा R बराबर 2F होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं F बराबर क्या लिखते हैं? F बराबर लिखते हैं 1/R/2 लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? F बराबर R/2, ये संबंध होता है। अगला सवाल देखेंगे, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अगला सवाल है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो दर्पण कैसा होगा? या तो दर्पण समतल होगा या तो दर्पण उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये बात पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात की अपेक्षा कम होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और वायु में प्रकाश की चाल कम होता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है?
तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कम होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इस तरह से जो है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल में जितना पानी होता है उससे कम जो गहरा दिखाई प्रतीत होता है, इसका सही कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो तालाब का जल का जो गहराई से कम प्रतीत होता है। अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक कोई नहीं होता, इसका जो मात्रक भी है, इसका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन 72 बराबर होता है। तो अवतल दर्पण का जो है आवर्धन क्या होता है? तो V/U होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? V/U, यानी वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R होता है। sin I/sin R। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जो अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, यानी इसे डी से डिनोट किया जाता है, डायप्टर डी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में जो है प्रकाश की चाल निम्न से अधिकतम होगी। इसमें से जो है ये 4 ऑप्शन में से जो है हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ना? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगले सवाल को देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे गलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका क्षमता होगा +4 डायप्टर, यानी उत्तल लेंस का जो है क्या होगा? प्लस में होगा, धनात्मक होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 डायप्टर होगा। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसका जो है क्षमता जो है +5 डायप्टर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या था? 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। ये 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या था? 10⁻−10 मीटर। अगला सवाल को देखेंगे।
एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? वो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान प्रकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल को देखें। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पे? फोकस और लेंस के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस हमेशा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन अवतल लेंस हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? तो वो होगा उत्तल लेंस का बना होता है। अगला सवाल को देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समापतक कैसा होगा? तो या तो दर्पण उत्तल या लेंस अवतल होगा या दर्पण उत्तल होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल कम कहाँ पे होगा? कांच में। इनमें से कांच में होगा। निर्वात में अधिकतम है, जल में अधिकतम, वायु में सबसे कम किस में होगा? कांच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देख। अगला सवाल है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यीय आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। कोई वस्तु को जो देखता है तो मानव का जो आँख में जो उसका प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है रेटिना में। किसी वस्तु का आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख के रेटिना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। सबसे अधिक परिवर्तन कहाँ पे होता है? अपवर्तन कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है आँख व्यवहार होता है। आँख जो है किस तरह की व्यवहार होता है? यानी आँख जो है उत्तल लेंस की भांति जो व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है अवतल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है। तो एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत, यानी उसका आँख का देखने का क्षमता जहाँ तक हो सकता है। लेकिन एक आँख की जो न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक आँख का न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा देखने का? वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अधिकतम बिंदु जो है अनंत हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो वही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर। अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी। तो 25 यानी कम से कम जो एक स्वस्थ आँख जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, यानी अधिक से अधिक उस आँख पे निर्भर करता है। अगला सवाल है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है
किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कहता है किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। अगला सवाल है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो वो हो जाएगा बैगनी रंग का किरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी है, नीला भी है, हरा है और लाल है। यही तीनों रंग से जो मिला के जो 7 प्रकार का रंग जो है तैयार किया जाता है। तो प्राथमिक रंग के अंदर नीला, हरा और लाल हो जाए, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग। नीला रंग जो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीला रंग। अगले सवाल को देखें, प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो चंद्रमा पर खड़े यानी अंतरिक्ष में खड़े जो भी व्यक्ति रहेगा उसको आकाश जो है काला प्रतीत होगा, क्या कि वहाँ पे जो है प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। ऑप्शन नंबर बी, लाल। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो रिपीट हो गया ये सवाल है, यानी काला प्रतीत होगा। अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होगा आकाश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 डिग्री सी होता है एक इलेक्ट्रॉन पे पावर। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर 19 सी होता है, कूलम होता है सी। अगला सवाल देखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगले सवाल को देखेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होती है? तो इसका सही हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 10 एम्पियर। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त यानी डीसी। बैटरी से जो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जो प्राप्त होती है। अगला सवाल को देखेंगे, आर्मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आर्मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडली। कुंडली में जो है ऋणात्मक और धनात्मक का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इसमें से गतिशील कण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल कहता है, 1 कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6.25 गुना 10 पे पावर 18 कूलम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। WOLT वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर
वो भी और 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाए 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। जे प्रति सी होता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम। ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत का अच्छा चालक है, तो लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा या कार्बन होगा? तो सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध क्या था? बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु देखते हैं, जैसे मान के लिए ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब के जो है यहाँ पे जो ऐसे लगा हुआ रहता है, ये जो ऐसे ऐसे तार जैसा लगा हुआ रहता है, यही क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु है, वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए यहीं पे सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि और जो है इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।